दोस्तों एक 29 साल का लड़का रेड लाइट एरिया में जाता है, कोठे पे जाता है और वहां जाके कोठे की मालकिन से कहता है कि मैडम, आपके कोठे पे जो सबसे अच्छी लड़की हो उसको मेरे पास ले आओ। अगर मुझे लड़की पसंद आ गई तो आप जो भी कीमत मांगना वो मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। जब कोठे की मालकिन ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और वहां जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनसे कहती है वो कोठे की मालकिन कि जितनी भी लड़कियां हैं सबको लेके आओ, इनको जो पसंद है वो सिलेक्ट कर ले। दोस्तों यही होता है, जितनी भी वहां पे लड़कियां होती हैं सब आती हैं बारी बारी से, लेकिन वो लड़का मना करता जाता है कि मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है, दूसरी कोई हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम यहां से जाएं। अब भला किसी का ग्राहक कोई भी काम हो, भाई कोई नहीं चाहेगा कि मेरा ग्राहक वापस जाए। वो मालकिन कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि जो नई लड़की आई है उसको लेके आओ। दोस्तों जब वो नई लड़की उस लड़के के सामने आती है तो लड़का देखते ही कहता है कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, अब जो भी आप कीमत बताओ मैं इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों वो कीमत अदा कर देता है लड़का, जो भी वहां की मालकिन ने कीमत बताई। इसके बाद में उस लड़की के साथ पहुंच जाता है कमरे में। जैसे ही वो लड़का उस लड़की के साथ में कमरे में पहुंचा, लड़की झपट के उस लड़के से चिपट जाती और चिपट के रोने लगती है। वो लड़का कहता है चुप हो जाओ। लड़की कहती मुझे यहां से निकालो, इतने दिन तक तुम कहां थे, इतने दिन बाद तुमने मेरी सुध ली। दोस्तों आखिर में वो लड़का कौन था, उस लड़की से उसका क्या रिश्ता था और वो लड़की कौन थी और इस कोठे तक वो कैसे पहुंची, आगे क्या होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत दुख भरी है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। सारी चीजें इसमें है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए, समझिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक लड़का कर्नाटक का, वो बहुत अच्छी खासी डिग्री वाला, उसका नाम आशुतोष था। जब उसके पास अच्छी खासी डिग्री थी तो भाई कई कंपनियों के लिए उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया कि भाई कहीं पे मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़के का कहीं भी किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद क्या होता है, लड़के की शादी हो जाती है आशुतोष की। जिस लड़की से शादी हुई उस लड़की का नाम सुरभि था और वो भी ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, समझदार। क्या होता है दोस्तों, जब आशुतोष की शादी का 1 साल हो जाता है, 1 साल बाद एक कंपनी से भैया बुलावा आ जाता है आशुतोष को। वो कंपनी थी मुंबई की कि भाई आओ फला फला डेट को आओ, तुम्हारा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंटरव्यू उसने पहले दे रखा था। जब भाई आशुतोष का सिलेक्शन हो गया, कंपनी में बुलावा आ गया, तो भाई परिवार में खुशियां आ गई, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश। आशुतोष जिस डेट को जाना था उस डेट को चला गया। इसके बाद में आशुतोष को मुंबई में उस कंपनी में काम करते हुए 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन आशुतोष अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि मुंबई घूमना चाहोगी क्या? तो भाई कौन मना कर देगा, हर किसी को लगता है कि भाई अपने पति के साथ में घूमे। सुरभि कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं घूमेंगे। तो इनका दोस्तों प्लान बनता है। आशुतोष अपने माता पिता से पूछता है कि मम्मी पापा, हम सुरभि को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो हम सुरभि को बुला लें। माता पिता कहते हैं बेटो बुला लो, इससे पूछने वाली कौन सी बात है। लेकिन आशुतोष ने सुरभि से कहा, सुरभि समस्या एक है मेरे सामने, ऐसा लग रहा है मुझे कि इतना लंबा सफर है, क्या तुम्हारा अकेले आना सेफ रहेगा? मुझे डर सा लग रहा है। लेकिन सुरभि हंसते हुए बोली, अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हो, कौन सी सदी में जी रहे हो, हम क्या कोई पागल थोड़ी हैं, हर चीज को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खराब सब समझते हैं, मोबाइल मेरे साथ में है, तुम इसकी हेडक क्यों ले रहे हो। दोस्तों आशुतोष को भरोसा हो जाता है, आशुतोष टिकट कंफर्म कर देता है। भाई टिकट कंफर्म हो जाती है बेंगलुरु से मुंबई तक के लिए, और जिस डेट की टिकट थी उस डेट के लिए भाई सुरभि की सारी तैयारी हो जाती है। सुरभि पहुंच जाती है स्टेशन पे और सास ससुर भी उसके छोड़ने जाते हैं स्टेशन पे। सुरभि की जो सीट थी, सुरभि उस सीट पे बैठ जाती है और गाड़ी चलने लगती है और सास ससुर भी वापस घर पहुंच जाते हैं। इधर क्या था, जो आशुतोष था वो लगातार सुरभि के संपर्क में था। सुरभि से बार बार कहता कि सुरभि किसी अनजाने व्यक्ति से बात ना करना, किसी की कोई चीज ना लेना। तो सुरभि हंसती है कि आप भी कैसी बातें करते हो, हम कैसे किसी की चीज ले लेंगे, इतनी चिंता क्यों करते हो, परेशान ना हो, आप आराम से रहो, हम आ जाएंगे। दोस्तों आशुतोष निश्चिंत हो जाता है। क्या होता है कि गाड़ी भाई अपने रफ्तार से चल रही है।
लगभग 10 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, तभी दो व्यक्ति आते हैं और सुरभि के सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। और वो बिल्कुल सादा वेशभूषा में, देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई कोई किसान वगैरह है। दोस्तों सुरभि के सामने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों व्यक्ति सुरभि से बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप कहाँ जा रही हो। सुरभि कहती है हम मुंबई जा रहे हैं। सुरभि बातें करती है, कहती है हम मुंबई जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो वो दोनों व्यक्ति पता क्या कहते हैं कि बेटी हम भी मुंबई जा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन हम पहली बार इतना लंबा सफर कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। तो सुरभि हंसती है कि चलो कोई बात नहीं, डर किस बात का, हम भी मुंबई तक जा रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताना, हम आपकी हेल्प कर देंगे, जो भी चीजें जहाँ पे हम बता देंगे, पढ़ के आप चिंता न करो, बैठे रहो। बैठे रहते हैं। इसके बाद में वो दोनों व्यक्ति बड़े अच्छे से सुरभि से बात करते हैं। सुरभि को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति सुरभि से पता क्या पूछते हैं, बेटा तुम अकेले जा रही हो या तुम्हारे साथ में कोई और है। तो सुरभि कहती है कि मेरे साथ में कोई नहीं, हम अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं। जब इतनी बात उन दोनों व्यक्तियों ने सुनी तो वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, लेकिन सुरभि ने उनकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ऐसे लग ही रहे थे। कुछ दूर और गाड़ी चलती है। सुरभि के पास काफी सारा सामान खाने पीने का था क्योंकि लंबा सफर था। तो सुरभि उन दोनों व्यक्तियों से कहती है कि मेरे पास कुछ खाने का सामान है, हम खाने जा रहे हैं, आप भी खा लो। जब सुरभि ने इतनी बात की तो वो दोनों मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं ठीक है बेटा, और सुरभि जो भी देती खाने के लिए वो दोनों ले लेते हैं। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद में कुछ दूर और भाई गाड़ी निकलती है। यूं ही समय गुजरता जाता है। लगभग 500 किलोमीटर का सफर जब पूरा हो जाता है तभी एक चाय वाला आता है। वो दोनों व्यक्ति चाय ले लेते हैं उससे और उससे कहते हैं एक चाय इनको और दे दो, इस बिटिया को और दे दो। तो सुरभि मना कर देती है कि नहीं हम चाय नहीं पियेंगे। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं अरे भाई हमने तुम्हारी चीज खाई है, कोई हम ऐसे थोड़ी है, डरो मत, चाय ले लो। दोस्तों सुरभि चाय ले लेती है कि अगर हम चाय नहीं लेंगे तो इनको खराब लगेगा, ये इतने प्यार से कह रहे। सुरभि चाय ले लेती है। जैसे सुरभि ने वो चाय पी, चाय पीने के 15 मिनट बाद सुरभि को ऐसा लगे कि उसे नींद आ रही। सुरभि कहती है अंकल जी आप लोग बैठो, मुझे तो नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। सुरभि अपनी सीट पे ही लेट जाती है। सुरभि लेटी तो थी ट्रेन में सीट पे, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक 4 व्हीलर गाड़ी पे है, ना स्टेशन है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं। जैसे उसने ये देखा तो वो हैरान रह गई कि अरे हम कहाँ पे हैं। देखा तो वो जो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए थे वो दोनों बैठे हुए हैं उस गाड़ी पे। 2 व्यक्ति और हैं, एक वो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, 5 आदमी और वो अकेले। उसने कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए हो। तो वो जो दोनों व्यक्ति सामने बैठे हुए थे वो डांटते हुए कहते हैं सुरभि से कि चुपचाप बैठ जा, हम जहां तुझे लेके जा रहे हैं चुपचाप चल, अगर शोर मचाने की कोशिश की तो गर्दन दाब देंगे, यहीं पे मर जाएगी, नहीं तो फेंक देंगे चलती हुई गाड़ी से। सुरभि को समझते हुए देर नहीं लगी कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सुरभि ने अपना फोन देखा तो उसके पास उसका फोन भी नहीं। अब तो बहुत ज्यादा परेशान सुरभि रोए चिल्लाए, अब कुछ भी करे, गाड़ी का शीशा लॉक, अब किसी को बाहर सुनाई भी ना दे, गाड़ी निरंतर चलती जा रही है। सुरभि समझ गई अब मुझे यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद, लेकिन मेरे पति का क्या होगा, मेरा पति फोन कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, अब करें तो करें क्या। दोस्तों वो गाड़ी यूं ही चलती जाती है और गाड़ी कहां पे रुकती है, दिल्ली के रेड लाइट एरिया में कोठे पे रुकती है जाके। कोठे की मालकिन से वो दोनों बात करते हैं जो सामने बैठे हुए थे। एक लड़की है और जो भी उसने कीमत तय की उसकी कीमत ले लेते हैं ये और सुरभि को हवाले कर देते हैं कोठे की मालकिन को। सुरभि रोने चिल्लाने की कोशिश करती है तो मालकिन कहती है मैंने तेरा सौदा किया, पैसा दिया है, चुपचाप चल, नहीं तो फिर हम अच्छे तरीके से ले जाना जानते हैं। सुरभि समझ चुकी थी कि अब हम इनके हाथ में बिक चुके हैं, अब कुछ भी हो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, ज्यादा कुछ करेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, कहूं मार दे मुझे। तब क्या हो, सुरभि उस कोठे में चली जाती है, लेकिन वहां पे जो भी खाने पीने के लिए उसके पास सामान आता है ना कुछ खाती है ना पीती है, गुमसुम सी बैठी रहती है। दोस्तों 1-2 दिन का समय बीतता है, ग्राहक आते हैं, वो कोठे की मालकिन उसके पास ग्राहक बेचती है तो वो उसका विरोध करती है और ग्राहकों को ऊपर ही टूट पड़ती है। जो ग्राहक आते हैं वो भाग जाते हैं कि हम उस लड़की के पास नहीं जाएंगे, वो ऐसी है या वैसी है। लेकिन मैडम कहती कोई बात नहीं, अभी नई नई है, थोड़े दिन बाद आ जाएगी लाइन पे।
दोस्तों ऐसे करते करते लगभग 14 दिन का समय बीत गया। इधर जो पति आशुतोष, वो बहुत ज्यादा परेशान कि अब मैं करूं तो करूं क्या। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है गुमशुदगी की। इसके बाद में बेंगलुरु स्टेशन में पुलिस के द्वारा, आरपीएम टीम के द्वारा भाई जो भी कैमरा वगैरह होते हैं उनको चेक करवाता है आशुतोष। तो देखा जाता है कि हाँ, सुरभि सच में ट्रेन में बैठी है, सही सलामत थी। लेकिन मुंबई स्टेशन पे बिल्कुल भी कहीं उतरी नहीं। मुंबई स्टेशन पे भी कैमरों के थ्रू चेक करवाया गया। अब आशुतोष बहुत ज्यादा परेशान, फोन भी बंद, फोन की लोकेशन भी ऐसी एरिया में दिखा रही है जहां से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत ज्यादा परेशान, करें तो करें क्या। इधर सुरभि परेशान है कि मेरे पति कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। मालकिन के हाथ पैर पड़ती है, हाथ जोड़ती है, रियाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन मैडम को तरस नहीं आता। यहाँ तक कि जब वो ज्यादा रोती है तो उस पर बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रताड़ना वो सहन करती है। जब वो सुरभि हर तरीके से हार जाती, परेशान हो जाती है, तब वो बस यही सोचती है कि अब मुझे यहीं पे रहना, यही मेरी जिंदगी है। दोस्तों एक दिन एक लड़का 15वें दिन सुरभि के पास में जाता है, क्योंकि वो कीमत दे के आया था। सुरभि के पास जाता है तो वो सुरभि को देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो तो भाई सच धर के मार मेंटेनेंस में रहती हैं, ये इतनी गुमसुम सी क्यों है और बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल रो रही है, क्या है। तो उस लड़के को दया आ जाती है। वो लड़का उसको टच नहीं करता है, उससे ये पूछता है कि बहन क्या हुआ, बाकी लड़कियां तो सब तैयार है, तुम ऐसे क्यों रो क्यों रही हो। तो दोस्तों वो लड़की रोने लगती है और उसकी जो भी कहानी होती है सारी कहानी उस लड़के को बता देती है कि ऐसे ऐसे किसी ने मुझे बेच दिया, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। लड़के को तरस आ जाता है। लड़का कहता है कि बहन अब तुम्हें हम यहाँ से निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई चारों तरफ पहरेदारी है। अब तुम बताओ मेरे लायक जो भी सेवा हो हम तुम्हें छुएंगे नहीं बिल्कुल, और जो भी हम कीमत दे के आए चलो मेरी गई, लेकिन तुम्हारे लिए हम क्या करें। तो वो लड़की कहती कि भैया आप मेरे लिए कुछ ना करो, सिर्फ इतना कर दो कि अगर आपके पास फोन हो तो मेरे पति से मेरी बात करवा दो। दोस्तों लड़का उस सुरभि से, उसके पति से बात करवा देता है। जैसे ही आशुतोष ने सुरभि की आवाज सुनी, हैरान रह गया। कहता है कि सुरभि तुम कहाँ हो। सुरभि दोस्तों पूरी कहानी बताती है कि फला फला एरिया में हम ऐसे एक कोठे में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति ने मुझे आके भेज दिया यहाँ पे। आशुतोष कहता है ठीक है तुम चिंता ना करो, अब मुझे पता चल गया है, अब तो हम तुम्हें बचा ही लेंगे, चाहे जैसे बचाए। दोस्तों आशुतोष पहुंच जाता है और सोचता है कि कैसे वहां पे जाएं, भाई डायरेक्टली निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो या तो सुरभि मार देंगे लोग या तो मुझे मार देंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आशुतोष ने दिमाग से काम लिया, पता तो उसने बता ही दिया था सुरभि ने। अब उस रेड लाइट एरिया में आशुतोष पहुंचता है और पहुंच जाता है भाई उस कोठे पे। उस कोठे की मालकिन से कहता है कि आपके यहाँ जितनी भी लड़कियां मुझे दिखाओ, जो भी लड़की मुझे पसंद आएगी हम उस लड़की को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बदले में जो भी आप कीमत लगाना हो वो हम कीमत दे देंगे। दोस्तों मालकिन खुश हो जाती है। मालकिन जितनी भी लड़कियां होती सबको सामने भेजती है, लेकिन आशुतोष मना करता जाता है कि मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है, अब आपके पास और कोई हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम यहां से जाएं। अब मालकिन ऐसे कहा कि भाई ग्राहक को ऐसे भेज दे। मालकिन अपने कार्यकर्ताओं से कहती कि वो लड़की जो अभी नई आई है उसको लेके आओ। दोस्तों सुरभि को आशुतोष के सामने लाया जाता है। जैसे ही सुरभि ने आशुतोष को देखा, सुरभि को तो ऐसा लगे कि बेहोश हो जाएगी मारे खुशी की, और आशुतोष ने जैसे सुरभि को देखा वो भी हैरान रह गया। कीमत अदा करता है आशुतोष और पहुंच जाता है अपनी पत्नी के साथ कमरे में। सुरभि चिपट के अपने पति से रोने लगती है, कहती है कि तुमने मुझे इतना समझाया लेकिन फिर भी हम समझ ना पाए, ऐसे लोगों की बातों में आ गए। वो मुझे सादे सिंपल बेस वाले एकदम ऐसे लग रहे थे कि अच्छे इंसान हैं, हम उनको समझ नहीं पाए, उन्होंने मुझे यहाँ पे बेच दिया। अब जैसे तैसे मैंने 15 दिन अपने आप को बचा पाया, अब मुझे यहाँ से निकालो। आशुतोष कहता है कि सुरभि तुम अब धैर्य रखो, अब हम आ गए तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन अभी अचानक से तुम्हें अपने साथ लेके चले तो कुछ भी हो सकता है, मुझे भी मरवा देंगे ये लोग, तुम्हें भी मरवा देंगे, क्योंकि इतने सीधे साधे तो होते नहीं। इतना बड़ा जो ये काम कर रहा है वो भाई बहुत ज्यादा दबंग होता है, इनके हर जगह पे लोग फैले हुए होते हैं। दोस्तों ऐसे ही अपनी ये बातें करते हैं। इसके बाद में आशुतोष ने क्या किया, पुलिस का नंबर डायल किया और वहां पे जो नजदीकी पुलिस थी और जो थाने वगैरह थे सब जगह पे संपर्क किया और पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी को किडनैप किया गया और इस कोठे पे बेचा गया
और हम यहाँ पे हैं अपनी पत्नी के साथ में, मुझे यहाँ से निकाल लो। दोस्तों पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और उस पूरे कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है। दोस्तों जब वहां पे पुलिस पहुंच गई तो वो जो कोठे की मालकिन थी उसको समझ में ना आया कि ये किया किसने, यहाँ पे ऐसा कौन आ गया जिसने इतना बड़ा खेल खेल दिया। तब वो सुरभि निकल के आती है अपने पति के साथ में पुलिस वालों के सामने और पूरी सच्चाई बताती है। तो जो कोठे की मालकिन थी वो हैरान रह जाती कि इसीलिए ये इतनी बड़ी कीमत लगा रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। पुलिस ने सुरभि को भी छुड़वाया उसके पति के साथ में। बाकी और भी जो लड़कियां किडनैप होके वहां पे आई थी, लाई गई थी, क्योंकि भैया हमें तो लगता है कि आसानी से कोई कोठे जाएगा नहीं, कोई ऐसा होगा जो आसानी से जाएगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको लोग पैसे के लिए बेच देते हैं किडनैप करके। तो उन लड़कियों को भी पुलिस ने छुड़वाया और वो जो कोठा था उसको सील कर दिया जाता है। और जो भी वहां के कार्यकर्ता थे, आरोपी थे, जो वो मालकिन थी, उनको पकड़ लिया जाता है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह बड़ी सूझबूझ के साथ में एक पति ने अपने पत्नी को कोठे से निकाल लिया, यानी कि मौत के मुंह से निकाल लिया, एक तरीके से ये कहिए। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही कहना है कि देखो कितना भी कोई सिंपल वेशभूषा का हो, कितना भी कैसा भी हो, कितना अच्छा बोलता हो, किसी पे भरोसा ना करो, किसी की चीज को बिल्कुल छूना, हाथ मत लगाओ। आप ये ना सोचो कि भाई ये बहुत अच्छा दिखता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों के चेहरे पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। आज जैसे तैसे भाई किस्मत साथ दे गई, जो लड़का साथ दे गया तो ऐसे ये अपने पति से मिल गई। वरना कोई कोठे पे ऐसा थोड़ी जाता, कोठे पे शराबी गंजाड़ी ऐसे लोग जाते हैं, कोई अच्छा इंसान नहीं जाता कोठे पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।